जय हिंद साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में हमने 6 फरवरी 2023 के सीडीपी के आए हुए प्रश्न जो सीटेट में थे उनको हम देख रहे थे। उन्हीं के आगे हम कंटिन्यू करते हैं और ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये प्रीवियस से क्वेश्चंस हैं और हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस से क्वेश्चंस है वो कवर करने के लिए। तो चलिए, ये 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं सभी क्वेश्चंस को मैं बाइलिंगुअल लेके आया हूँ ताकि जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी दिक्कत ना हो और हिंदी वाले उनको भी दिक्कत ना हो। तो देखिए, इसमें अभिकथन दिया है। अभिकथन ए है, अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। और तर्क है, भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर होता है। अब देखिए, इसके बाद क्या है, आपका ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनने को बता रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी देखिए, कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो हमें, इसमें देखिए ध्यान से कि जो सी वाला ऑप्शन है इसको देखिएगा आप लोग। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्या? ए सही है लेकिन आर गलत है। और अब इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। यह कथन सही है, लेकिन भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर होता है। यह तर्क गलत है क्योंकि भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की भूमिका होती है तथा विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक संस्था है। इसलिए ए सही है लेकिन आर जो है तर्क गलत है। दूसरा क्वेश्चन 12वें नंबर का, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन को बढ़ावा देते हैं किसी को बढ़ावा देते हैं? ऑप्शंस बताइएगा। जेंडर समानता, जेंडर समता, जेंडर सशक्तिकरण और चौथा है जेंडर रूढ़िवादिता। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ये मैं बताना है। ध्यान देखिए, जेंडर समानता जो है ये बिल्कुल नहीं होगा, जेंडर समता भी नहीं होगा और जेंडर सशक्तिकरण, क्या सशक्तिकरण कोई बात की नहीं करिए। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सही वो जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेंडर रूढ़िवादिता। तो इस जो ऑप्शन डी है हमारा ये सही हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। अब चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो 13 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन हमारे हिंदी वाले मैं पोर्शन को पढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ ऑब्लिक लगा के, बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है, उन्हें बहुविध तरीके से जानकारियाँ प्रस्तुत करके। ऑप्शन बी है, उन्हें बहुविध तरीके से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर। ऑप्शन सी है, उन्हें बहुविध तरीके से काम में शामिल होने के अवसर देकर। और ऑप्शन डी है, उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण यानी कि लेबलिंग का पृथक्करण करके। तो 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी ने देखा और जो इसका ऑप्शन इसमें सही दिया गया वो देखिए डी नंबर का दिया गया है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण यानी कि लेबलिंग व पृथकीकरण करके संबोधित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें बच्चों में नकारात्मकता की भावना आने लगती है और वे स्वयं को हीन महसूस करने लगते हैं जिससे कि उनका अधिगम प्रभावित होता है। अतः एक शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को अनेक तरीकों द्वारा काम में शामिल होने का अवसर दें, अनेक तरीकों से उनके समक्ष जानकारियाँ प्रस्तुत करें तथा अनेक गतिविधियाँ कराएं जिससे कि वे अर्थपूर्ण अधिगम कर सकें। तो इस तरह जो हम 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ समाप्त होता है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है कि आकलन करने का मुख्य कारण क्या है, यानी कि असेसमेंट शुड बी डन मेनली टू। ऑप्शन फर्स्ट है, विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, इंड्यूस फियर एमंग स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम। ऑप्शन बी है, आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस टू ऑप्टिमाइज लर्निंग, यानी कि अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियां और चुनौतियों की पहचान करना।
ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयताओं में वर्गीकृत करना। तो जो इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें जो बी वाला ऑप्शन है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। जो बी वाला ऑप्शन है, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। 15 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करें? आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? यानी कि देखिए, इसको इंग्लिश वाला पढ़ रहा हूँ मैं। यू वांट टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एमंग योर स्टूडेंट्स। टू डू सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स शुड यू इनहेंस? फर्स्ट है कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि अभिसारी चिंतन। बी है सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी कि स्वचिंतन या प्रतिबिंबन। और सी है रोट मेमोराइजेशन यानी कंठस्थीकरण। और डी है पैसिव इमिटेशन यानी कि निष्क्रिय अनुकरण। ये निष्क्रिय अनुकरण है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन जगह देखिए, ध्यान देखिए, यहाँ पे स्वचिंतन या प्रतिबिंबन है। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों को संबोधन करेंगे? तो स्वचिंतन का हम करेंगे, ठीक है। आप अपने विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए आप स्वचिंतन या प्रतिबिंबन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। स्वचिंतन करने से विद्यार्थियों में अमूर्त तार्किक चिंतन एवं मौलिक चिंतन का विकास होता है, जिससे उनमें सृजनशीलता का गुण उत्पन्न हो जाता है और वे रचनात्मक कार्य करते हुए तार्किक दृष्टिकोण में वृद्धि करते हैं। तो इस तरह जो हमारा 15वां क्वेश्चन है उसको भी हम देख चुके हैं। और अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा। आप में कमी है कि क्लास आप देखते हैं और स्किप कर जाते हैं, तो मेरा यही कहना है कि आप सभी लोग क्लास को लास्ट तक देखिए और बिल्कुल लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप ये क्वेश्चंस को ऐसे ही देख के आप चले जाएंगे तो आपके लिए सारे जो क्वेश्चंस और हैं वो इस तरह के इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे या इस तरह के मायने नहीं रखते हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर सारे क्वेश्चन देखिए, आप इसको फॉरवर्ड करके देखिए, लेकिन सारे क्वेश्चन ज़रूर देखिए और क्लास को ज़रूर लाइक करिए। और जो भी नए हो इस चैनल पर, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो नोटिफिकेशन और क्लास का वो आपके पास टाइम टू टाइम जाती रहे। तो 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन फर्स्ट है विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। ऑप्शन बी है उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। ऑप्शन सी है विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। ऑप्शन डी बच्चों को सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। तो जो इसका ऑप्शन जो जाएगा वो जगह देखिए, मैं टिक कर रहा हूँ ऑप्शन इसका सी वाला जो ऑप्शन है, ये विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते, ठीक है। विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन यह संकेत देता है कि विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता एवं योग्यता अलग अलग होती है। अतः ऐसे बच्चों के समावेशन के लिए उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार तथा उनको अनुकूल लगने वाली सामग्रियों के प्रयोग द्वारा शिक्षण कार्य कराए जाएं, जिससे कि वे सहज महसूस करें व कक्षा में समायोजित हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का क्वेश्चन, वैयक्तिक और सामाजिक कारकों, देखिए सॉरी दोस्तों, विकलांगता यहाँ पे ऑब्लिक है, विकलांगता वैयक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? फर्स्ट है चिकित्सीय, दानशीलता, सामाजिक और चौथा है मानवीय अधिकार। तो जो इसका सही ऑप्शन जो जाएगा वो जगह सी सामाजिक, क्या जगह सामाजिक। देखिए ये
जो विकलांगता व्यक्ति और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का सामाजिक प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है जिसका संबंध व्यवहारगत तथा पर्यावरणीय बाधाओं से है, जो व्यक्ति को समाज में अन्य लोगों के साथ एक समान आधार पर उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी से रोकती है। विकलांग अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 26 में विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये मैं लिख दे रहा हूँ, 3 दिसंबर विश्व यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ देखिए फिर ऑब्लिक रहेगा। श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग। बी है अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग। सी है कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध। और ऑप्शन डी है यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पारित हो। तो 18 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 18 जो ऑप्शन है यही ऑप्शन जो लास्ट वाला मैं इसको पढ़ा हूँ यही सही होगा। यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पारित हो। श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो, क्योंकि श्रवण बाधित बालक लगभग 5 फुट की दूरी पर हो रही सामान्य बातचीत को सुन पाने में कठिनाई महसूस करता है। अतः दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के द्वारा सहजतापूर्ण अध्ययन कर पाएंगे, जबकि मौखिक संप्रेषण सुनने में अक्षम होने के कारण उनके समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा, जिससे उनका अधिगम प्रभावित होगा। तो इस तरह जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मेधावी हो जाएगा। मेधावी या प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है। ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है, ऑप्शन फर्स्ट है कि उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। ऑप्शन बी अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं। ऑप्शन सी यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं। और ऑप्शन डी जो है ये क्या कह रहा है, समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। तो हमारा जो 19 नंबर क्वेश्चन जाएगा यही ऑप्शन भी सही है। ध्यान देखिए, समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। जैसे मेधावी जो प्रतिभाशाली जो बच्चों में समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करने की संभावना है, वो टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धि लब्धि कितना होना चाहिए, बुद्धि लब्धि 140 से प्लस होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 140 से प्लस होना चाहिए। किसका, मेधावी या प्रतिभाशाली बच्चे का। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक उच्च सृजनात्मक क्षमता वाले होते हैं। यह अमूर्त एवं समालोचनात्मक चिंतन करते हैं तथा गणित विज्ञान जैसे कठिन विषयों के त्वरित समाधान खोजने के लिए सफल प्रयास करते हैं। अब चलिए इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे हम। अभी इसके बाद भी 10 क्वेश्चन आपके CDP के बचेंगे, तो उसको मैं करा दूंगा जल्दी ही। देखिए दिया क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों को चुनौती प्रस्तुत करेगा। ऑप्शन फर्स्ट लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुंच। ऑप्शन बी विभिन्न संवेदों का उद्दीपन। ऑप्शन सी प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना। ऑप्शन डी बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन देखिए मैं आखिरी जो पढ़ा हूँ, देखिए ऑप्शन डी जो है एक बार फिर से आप देखिएगा, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। देखिए इसमें जो हम अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं इनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हम लेके आए हैं, और जितने CDP क्लास चल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ इस क्वेश्चंस को आप जरूर नोट डाउन करिए, बार बार देखिए, फॉरवर्ड करके देखिए, और क्लास अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मेहनत के बदले में आप मुझे एक लाइक्स जरूर देंगे थैंक्स के रूप में। तो चलिए
इस उम्मीद के साथ आपसे फिर से विदा लेते हैं कि आप जहाँ भी होंगे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं तब से ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।